नमस्कार। आज हम मेवाड़ के इतिहास में थोड़ा और गहराई में उतर रहे हैं। खास तौर पर 17वीं सदी से लेकर भारत की आज़ादी तक का जो दौर था, उस पर बात करेंगे। ये सदियां बहुत अहम थीं मेवाड़ के लिए। बिल्कुल। ये वो समय था जब मेवाड़ ने बहुत बड़े बदलाव देखे। मुगलों से रिश्ते बदले, फिर मराठे आए, अंग्रेज आए। हाँ, और हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत भी हैं जो इन महाराणाओं के शासन, उनके फैसलों और जो चुनौतियां उनके सामने आईं, उनकी एक झलक देते हैं। जी, तो कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से समझें कि उस दौर के शासकों ने कैसे हालात का सामना किया, उनकी क्या रणनीतियां थीं। सिर्फ तारीखें नहीं, बल्कि उनके पीछे की सोच। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा अमर सिंह प्रथम, जिन्होंने मुगलों से संधि की, उनके बाद उनके बेटे आए महाराणा कर्ण सिंह, 1620 से 1628 तक। हाँ, कर्ण सिंह का दौर वो 1615 वाली संधि के बाद आया, तो तुलनात्मक रूप से हाँ शांति का समय था। अच्छा, तो इस शांति का उन्होंने कुछ इस्तेमाल भी किया, निर्माण वगैरह। जी बिल्कुल। उन्होंने उदयपुर में महलों का निर्माण करवाया, जैसे दिलखुश महल है, मोती महल, और प्रशासन पर भी ध्यान दिया। मतलब परगनों में पटेल, पटवारी जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की, जागीरदारों को थोड़ा कंट्रोल में रखा। जागीरदार मतलब वो सामंत जिन्हें जमीन मिलती थी। हाँ वही, राज्य सेवा के बदले जागीर मिलती थी। तो इन सब कदमों से थोड़ा व्यापार वगैरह भी बढ़ा, स्थिरता आई। लेकिन एक दिलचस्प बात हुई थी इनके समय में, शाहजादा खुर्रम को शरण देना, जबकि मुगलों से तो पुरानी तनातनी रही थी। हाँ, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। 1623 में जब खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, उन्होंने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, तो करण सिंह ने उन्हें पिछोला झील के जग मंदिर में पनाह दी। तो ये क्या दिखाता है, मतलब दुश्मनी भूलकर मदद? ये दिखाता है कि मेवाड़ अब सिर्फ लड़ाई पर ही जोर नहीं दे रहा था, वो कूटनीति भी समझ रहा था। बदलती हुई राजनीतिक हकीकत को पहचान रहे थे वो। फिर 1628 में कर्ण सिंह की मृत्यु हो गई। ओके। उनके बाद आए महाराणा जगत सिंह प्रथम, 1628 से 1652। इनके समय में तो कला और निर्माण पर काफी जोर रहा, है ना? जी हाँ, जगत सिंह प्रथम का दौर कला और स्थापत्य के लिए बहुत मशहूर है, और वो दानशील भी बहुत थे। जैसे वो जगदीश मंदिर। हाँ बिल्कुल, उदयपुर का प्रसिद्ध जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर, वो नागर शैली की पंचायतन पद्धति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। पंचायतन मतलब बीच में मुख्य मंदिर और चारों कोनों पर छोटे छोटे मंदिर। और जो आज का मशहूर लेक पैलेस है, जगनिवास महल, उसका काम भी इन्होंने ही पिछोला झील में शुरू करवाया था। लेकिन एक तरफ इतना निर्माण, दूसरी तरफ इन्होंने मुगल मेवाड़ संधि तोड़ी भी, चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाकर। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये एक विरोधाभास लगता है। देखिए, 1615 की संधि में साफ लिखा था कि चित्तौड़ की किलेबंदी दोबारा नहीं होगी, पर इन्होंने वो मरम्मत शुरू करवा दी। तो मुगलों ने कुछ कहा नहीं? उस समय तो शाहजहां थे बादशाह। हाँ, शाहजहां थे, और उनके कर्ण सिंह के समय से रिश्ते अच्छे थे, तो शायद उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन ये कदम ये जरूर दिखाता है कि मेवाड़ के मन में कहीं ना कहीं वो पुरानी शान वापस पाने की इच्छा थी। एक तरह से ये भविष्य के टकराव का संकेत था। और वो टकराव सामने आया महाराणा राज सिंह प्रथम के समय में, 1652 से 1680। इनका नाम तो सीधे सीधे औरंगजेब के विरोध से जुड़ता है। निश्चित रूप से राज सिंह मेवाड़ के बहुत ही शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ चित्तौड़ की मरम्मत जारी रखी, बल्कि औरंगजेब की कई नीतियों का खुलकर विरोध किया। जैसे वो जजिया कर वाला मामला। हाँ बिल्कुल, 1679 में जब औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लगाया, जो गैर मुसलमानों पर लगता था, तो राज सिंह ने उसका कड़ा विरोध किया। सिर्फ विरोध ही नहीं किया, दूसरे राजपूत राजाओं को भी साथ लाने की कोशिश की। ये मेवाड़ की वो पुरानी प्रतिरोध वाली भावना का फिर से जागना था। और इनके समय में सिर्फ राजनीतिक विरोध ही नहीं हुआ, सांस्कृतिक और धार्मिक काम भी बड़े हुए। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब औरंगजेब की नीतियों के कारण मथुरा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को खतरा महसूस हुआ, तो राज सिंह उसे 1672 में मेवाड़ ले आए। नाथद्वारा में? हाँ, सिहाड़ गांव में स्थापित करवाया, जो आज नाथद्वारा कहलाता है। कांकरोली में द्वालिकाधीश मंदिर भी बनवाया। ये सिर्फ उनकी धार्मिक आस्था नहीं थी, ये एक राजनीतिक संदेश भी था कि मेवाड़ हिंदू धर्म और संस्कृति का रक्षक है। और राजसमंद झील, वो तो आज भी एक मिसाल है। बिल्कुल,
1662 से 76 के बीच बनी वो झील गोमती नदी पर, वो सिर्फ अकाल राहत के लिए नहीं थी, वो राज सिंह की ताकत, उनके संगठनात्मक कौशल और मेवाड़ की आर्थिक क्षमता का भी प्रदर्शन थी। और उसी के किनारे वो 9 चौकी पाल और राज प्रशस्ति। हाँ, 9 चौकी पाल पर 25 बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में राज प्रशस्ति लिखी है। उनके दरबारी कवि थे रणछोड़ भट्ट तैलंग, उन्होंने लिखी थी। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये। इसमें मेवाड़ का इतिहास, राज सिंह की जीतें सब दर्ज हैं। उन्हें कोई उपाधि भी मिली थी? जी, विजय कटकातु, मतलब सेनाओं को जीतने वाला। ये सब दिखाता है कि वो मेवाड़ को फिर से एक बड़ी ताकत बनाना चाहते थे। राज सिंह के बाद उनके बेटे आए महाराणा जयसिंह 1680 से 1698। क्या उन्होंने भी वही संघर्ष जारी रखा? शुरू में तो चला, लेकिन हालात थोड़े बदल रहे थे। औरंगजेब खुद दक्कन में मराठों से उलझा हुआ था, मेवाड़ भी लगातार लड़ाइयों से थक गया था, तो जयसिंह ने थोड़ी व्यवहारिकता दिखाई, मतलब संधि कर ली। हाँ, 1681 में औरंगजेब से संधि कर ली। इसमें जजिया कर तो माफ हुआ, लेकिन उसके बदले मेवाड़ को पुर, मांडल, बदनौर जैसे कुछ इलाके मुगलों को देने पड़े। एक तरह से समझौता था ये, थोड़ी राहत मिली मेवाड़ को। लेकिन जैसमंद झील तो उनका एक बड़ा काम माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। 1687 से 91 के बीच बनी, ढेबर झील भी कहते हैं। उस जमाने में एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी के झीलों में गिनी जाती थी। ये उनकी दूरदर्शिता तो दिखाती है। फिर आए महाराणा अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710। इन्होंने फिर से कुछ बदलने की कोशिश की, खासकर औरंगजेब की मौत के बाद। जी, औरंगजेब की मौत हुई 1707 में। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। अमर सिंह द्वितीय ने इस मौके को समझा। 1708 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, देबारी समझौता। हाँ, वही। आमेर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह के साथ मिलकर यह समझौता किया। मकसद था मुगलों के खिलाफ राजपूतों को एकजुट करना, कि तीनों राज्य मिलकर चलेंगे, मुगल दरबार में अपना असर बढ़ाएंगे। ये तो बड़ी कोशिश थी, लेकिन इसी समझौते की एक शर्त ने बाद में जयपुर में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। बिल्कुल सही पकड़ा। समझौते में यह तय हुआ कि अमर सिंह द्वितीय की बेटी चंद्रकुंवरी का ब्याह सवाई जयसिंह से होगा, और शर्त ये थी कि उसी का बेटा जयपुर का वारिस बनेगा, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। अच्छा, और इसी से वो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह वाला झगड़ा शुरू हुआ? हाँ, बिल्कुल। भयानक गृह युद्ध हुआ जयपुर में। मराठों को घुसने का मौका मिल गया और उसका बुरा असर मेवाड़ पर भी पड़ा। वैसे अमर सिंह द्वितीय ने प्रशासन में भी काम किया था। सामंतों की श्रेणियां बनाई थीं, 16-32 गोल, थोड़ी व्यवस्था लाने के लिए। इसके बाद है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734। इनके समय में क्या खास रहा? संग्राम सिंह द्वितीय एक काबिल शासक थे। उन्होंने मेवाड़ की खोई ताकत को थोड़ा वापस लाने की कोशिश की। उनके टाइम में मेवाड़ की चित्रकला का बहुत विकास हुआ। और उदयपुर की वो सहेलियों की बाड़ी? हाँ, वो खूबसूरत जगह उन्होंने ही बनवाई थी। सीसारमा में वैद्यनाथ मंदिर भी बनवाया। और मराठों का खतरा वो भांप गए थे? हाँ, ये उनकी दूरदर्शिता थी। वो देख रहे थे कि मराठा ताकत बढ़ रही है, राजस्थान में लूटपाट कर रही है, तो उन्होंने सोचा कि सब राजपूत राजाओं को एक साथ आना चाहिए। हुरडा सम्मेलन की योजना? जी, भीलवाड़ा के पास हुरडा में 17 जुलाई 1734 को एक सम्मेलन बुलाया। जी। मकसद था मराठों के खिलाफ मिलकर कोई रणनीति बनाना। लेकिन किस्मत देखिए, सम्मेलन से ठीक पहले जनवरी 1734 में ही उनकी मृत्यु हो गई। ओह, तो फिर सम्मेलन का क्या हुआ? सम्मेलन तो हुआ, अध्यक्षता उनके बेटे महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। 1734 से 1751 तक वो रहे, लेकिन वो सम्मेलन पूरी तरह से फेल हो गया। क्यों, क्या हुआ? वही राजपूत राजाओं की आपसी अनबन, अपने अपने स्वार्थ, कोई एक राय बन ही नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि मराठों का हौसला और बढ़ गया। तो जगत सिंह द्वितीय के समय मराठों का दखल मेवाड़ में बढ़ गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया। हुरडा सम्मेलन की नाकामी का ये सीधा नतीजा था। जगत सिंह द्वितीय के समय ही पहली बार मराठों ने मेवाड़ से चौथ वसूली। चौथ? मतलब वो टैक्स जो मराठे लेते थे? हाँ, राज्य की आमदनी का एक हिस्सा, अपनी सैनिक ताकत के जोर पर। ये मेवाड़ की घटती ताकत का साफ संकेत था। जगत सिंह द्वितीय ने वो पिछोला वाला जगनिवास महल लेक पैलेस का काम पूरा तो करवाया, लेकिन जयपुर वाले मामले में दखल देकर और दूसरी गलत नीतियों से मेवाड़ की आर्थिक हालत बहुत खराब कर दी उन्होंने।
तो लगता है 18वीं सदी का जो बीच का हिस्सा था वो मेवाड़ के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। बहुत ज्यादा। जगत सिंह द्वितीय के बाद तो जैसे एक सिलसिला चल पड़ा। प्रताप सिंह द्वितीय, राज सिंह द्वितीय, फिर अरि सिंह द्वितीय, 1761 से 1773। छोटे छोटे अस्थिर शासनकाल। अरि सिंह के समय तो शायद हालात और बिगड़े। हाँ, बहुत ज्यादा। एक तो घर में ही झगड़ा शुरू हो गया। कुछ सामंतों ने रतन सिंह नाम के एक दावेदार को खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ मराठों की लूटमार अपनी चरम पर थी। इसी अफरा तफरी में 1773 में अरि सिंह की हत्या हो गई। हत्या हो गई? जी। उसके बाद उनके नाबालिग बेटे हमीर सिंह द्वितीय गद्दी पर बैठे, 1773 से 78 तक। ये पूरा दौर मेवाड़ के लिए मतलब एक तरह से पतन का दौर था। और शायद इस पतन की सबसे दुखद तस्वीर दिखती है महाराणा भीम सिंह के समय में, 1778 से 1828। काफी लंबा शासनकाल रहा उनका। हाँ, करीब 50 साल। और ये मेवाड़ के सबसे कठिन, सबसे दर्दनाक दौरों में से एक गिना जाता है। राज्य अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था। वो चुंडावत और शक्तावत वाला झगड़ा। हाँ, मेवाड़ के दो सबसे ताकतवर सामंती गुट, उनकी आपसी दुश्मनी और सत्ता के लिए लड़ाई ने राज्य को बर्बाद कर दिया था। और बाहर से मराठा सरदार सिंधिया, होलकर वो लगातार मेवाड़ को लूट रहे थे। खजाना खाली, प्रशासन ठप। और इसी दौर में वो राजकुमारी कृष्णा कुमारी वाली दुखद घटना हुई। जी, ये मेवाड़ के इतिहास का एक बहुत ही मतलब शर्मनाक और दुखद पन्ना है। महाराणा भीम सिंह की बेटी थी कृष्णा कुमारी। हाँ, उनकी सगाई को लेकर जयपुर और जोधपुर रियासतों में ठन गई। हाँ, युद्ध की नौबत आ गई थी शायद। बिल्कुल। और इस लड़ाई को टालने के लिए और पिंडारी नेता अमीर खां के दबाव में आकर 1810 में बेबस राजकुमारी को जहर पीना पड़ा। ये उस दौर की राजनीतिक लाचारी और मेवाड़ के पतन का प्रतीक बन गया। कितनी भयानक बात है। और शायद इसी लाचारी के बाद अंग्रेजों से संधि का फैसला लिया गया। हाँ, कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। अंदरूनी झगड़े, बाहरी लूटमार, मेवाड़ पूरी तरह टूट चुका था। तो आखिर में महाराणा भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कर ली। सहायक संधि? हाँ, मतलब ब्रिटिश प्रोटेक्शन। हाँ, बाहरी हमलों और मराठों की लूट से तो सुरक्षा मिल गई, पर कीमत चुकानी पड़ी आज़ादी की। मेवाड़ अब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आ गया। विदेश नीति पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया और धीरे धीरे अंदरूनी मामलों में भी ब्रिटिश रेजिडेंट का दखल बढ़ने लगा। तो अंग्रेजी संरक्षण में आने के बाद क्या कुछ स्थिरता आई? स्थिरता तो आई, लेकिन वो स्वायत्तता वाली बात नहीं रही। भीम सिंह के बाद जवान सिंह आए, फिर गोद लिए गए सरदार सिंह। दोनों का शासनकाल छोटा ही रहा। सरदार सिंह के कोई बेटा नहीं था, तो बागोर ठिकाने से स्वरूप सिंह को गोद लिया गया। महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 1861। इनके समय में तो 1857 का विद्रोह हुआ था। जी हाँ, और महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। अच्छा, कैसे? उन्होंने नीमच छावनी से जो अंग्रेज परिवार भागे थे, उन्हें पिछौला झील के जगमंदिर में शरण दी, उनकी रक्षा की। उन्होंने स्वरूप शाही नाम के चांदी के सिक्के भी चलाए। और सामाजिक सुधारों की भी कोशिश की उन्होंने। सती प्रथा वगैरह पे रोक। हाँ। उन्होंने सती प्रथा, समाधि प्रथा, डाकन प्रथा जैसी कुरीतियों को रोकने की कोशिश की। लेकिन देखिए, विडंबना ये है कि 1861 में जब उनकी खुद की मृत्यु हुई, तो उनकी एक पासवान थी एंजन बाई, वो उनके साथ सती हो गईं। और ये मेवाड़ के इतिहास की आखिरी सती घटना मानी जाती है। ओह, इसके बाद क्या मेवाड़ में कुछ आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन का दौर आया? थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन ज्यादातर ये अंग्रेजों की देखरेख में हुआ। स्वरूप सिंह के बाद आए महाराणा शंभू सिंह 1861 से 74। वो नाबालिग थे जब गद्दी पर बैठे। तो अंग्रेजों ने चलाया राज? हाँ, शुरू में एक रीजेंसी काउंसिल बनी अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट की निगरानी में। जब वो बालिग हुए तो उन्होंने कुछ काम किए, स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए, पुलिस और न्याय व्यवस्था में सुधार की कोशिश की। अंग्रेज भी खुश हुए। उन्हें कोई उपाधि वगैरह मिली? हाँ, 1871 में GCSI की उपाधि दी, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ये अंग्रेज सरकार का बड़ा सम्मान था जो वो सहयोगी राजाओं को देते थे। और फिर महाराणा सज्जन सिंह 1874 से 1884। हाँ, इन्होंने भी इसी तरह के काम जारी रखे। इनके नाम से तो कई चीजें जुड़ी हैं उदयपुर में। बिल्कुल। सज्जन सिंह कला, साहित्य, सुधारों में रुचि रखते थे। न्याय के लिए उन्होंने 1880 में इजलास खास बनाई,
जिसे महेंद्र राज सभा भी कहते हैं, उस जमाने की सुप्रीम कोर्ट समझ लीजिए। हर अखबार वगैरह भी शुरू करवाया। हाँ, सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम का साप्ताहिक अखबार, सज्जन यंत्रालय नाम से प्रिंटिंग प्रेस खोला, सज्जन वाणी विलास नाम की लाइब्रेरी भी बनवाई, और उदयपुर के पास पहाड़ी पर वो खूबसूरत सज्जनगढ़ किला, मॉनसून पैलेस, वो भी इन्होंने ही बनवाया। वह भी उपाधि मिली। जी, 1881 में इन्हें भी GCSI की उपाधि मिली। तो ये दौर था जब मेवाड़ में नई संस्थाएं बन रही थीं, नए विचार आ रहे थे। फिर आते हैं महाराणा फतेह सिंह। 1884 से 1930 काफी लंबा राज रहा इनका, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अंग्रेजी दबदबे का थोड़ा विरोध भी जताया। हाँ, फतेह सिंह अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं। वो अंग्रेजों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखते थे। सबसे मशहूर किस्सा तो 1903 वाला है। दिल्ली दरबार वाला। हाँ, लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में दरबार लगाया, सब राजाओं को बुलाया। फतेह सिंह दिल्ली गए तो सही, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने कवि केसरी सिंह बारहट के वो चेतावनी रा चुंगटिया पढ़े। अच्छा, वो 13 सौठे। जी, उनमें मेवाड़ के गौरव की याद दिलाई गई थी। वो पढ़कर इतने प्रभावित हुए कि दरबार में शामिल ही नहीं हुए, उदयपुर लौट आए। ये अंग्रेजों के लिए एक बड़ा संदेश था। लेकिन क्या वो अंदरूनी मामलों में प्रशासन में भी उतने ही आगे थे? यही थोड़ा विरोधाभास है। उन्होंने उदयपुर में फतेह सागर झील का पुनर्निर्माण करवाया, शिक्षा पर भी कुछ ध्यान दिया, लेकिन उनका रवैया खासकर किसानों के प्रति काफी सख्त और रूढ़िवादी था। बिजौलिया किसान आंदोलन। हाँ, बिल्कुल। बिजौलिया जैसे बड़े किसान आंदोलन को वो ठीक से समझ नहीं पाए, नहीं हल कर पाए। उनकी इसी जिद और कुछ प्रशासनिक कमियों की वजह से अंग्रेज सरकार ने 1921 में उनसे लगभग सारे प्रशासनिक अधिकार छीन लिए। ओह, अधिकार छीन लिया? हाँ, और उनके बेटे भूपाल सिंह को सौंप दिए। हालांकि नाम के महाराणा वो 1930 में अपनी मृत्यु तक बने रहे। ये दिखाता है कि सिर्फ बाहरी विरोध काफी नहीं होता, अंदरूनी सुधार भी जरूरी होते हैं। और फिर मेवाड़ के अंतिम शासक महाराणा भूपाल सिंह, 1930 से 1948 तक। इन्होंने ही फिर भारत में विलय का फैसला किया। जी, भूपाल सिंह वैसे तो गद्दी पर 1930 में बैठे, पर असल में वो 1921 से ही राजकाज देख रहे थे, जब फतेह सिंह से अधिकार ले लिए गए थे। वो शारीरिक रूप से कुछ अक्षम थे, लेकिन उन्होंने बदलते हुए वक्त को पहचाना। तो जब भारत आजाद हुआ? हाँ, जब देश आजाद हुआ और रियासतों के विलय की बात आई, तो उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई। 18 अप्रैल 1948 को उन्होंने मेवाड़ रियासत के संयुक्त राजस्थान में विलय के कागजात पर दस्तखत कर दिए। विलय के बाद उन्हें कोई पद भी मिला था, सम्मानजनक? हाँ, समझौते के तहत उन्हें नवगठित संयुक्त राजस्थान का आजीवन महाराज प्रमुख बनाया गया। ये एक तरह से उनके और मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास के प्रति सम्मान था, और उनके साथ ही मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की वो सदियों पुरानी शासन परंपरा खत्म हो गई। तो ये थी मेवाड़ के महाराणाओं की कहानी 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक। मुगलों से संघर्ष, मराठों का दबाव, अंग्रेजी राज और फिर आजाद भारत में विलय। वाकई एक लंबा उतार चढ़ाव भरा सफर रहा है। बिल्कुल, और ये कहानी दिखाती है कि कैसे हर दौर में मेवाड़ ने अपनी पहचान, अपने स्वाभिमान को बनाए रखने की जद्दोजहद की। कभी कामयाब हुए, कभी नहीं। कला को बढ़ावा दिया, निर्माण करवाए, लेकिन अंदरूनी झगड़ों और बाहरी दबावों से भी जूझते रहे। हर शासक की अपनी विरासत है, अपनी चुनौतियां थीं। ये सोचना भी दिलचस्प है। एक तरफ वो साम्राज्यों को चुनौती देने वाला जज्बा, दूसरी तरफ घर के झगड़े, बदलती दुनिया के साथ चलने की मजबूरी। इन सब ने मिलकर मेवाड़ की उस पहचान को कैसे बनाया होगा जो आज भी लोगों के मन में है? ये गहरा सवाल है, सोचने लायक। शायद यही जटिलता, मतलब प्रतिरोध और समय के साथ ढलने का ये जो मिश्रण है, यही मेवाड़ की विरासत का असली सार है। इतिहास सिर्फ बीती हुई बातें नहीं है, वो हमें आज को समझने में भी मदद करता है। और मेवाड़ का इतिहास हमें नेतृत्व, बदलाव और पहचान के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।